गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग फटाफट से लाइव बने। ठीक है, फिर हम आज के सेशन को अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी जो है आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थिन गेट ऑक्साइड, ठीक है, एक लेयर की बात की है स्टूडेंट आप लोगों को कि यहाँ से क्या लिखा आपका, एक पतली परत किसकी यूज हो रही है, आपकी गेट ऑक्साइड की एक पतली परत का यूज हो रहा है। और क्या कहा है इन अ सीमॉस, कि सीमॉस में आपका एक पतली गेट ऑक्साइड परत का यूज होता है। प्रोसेस इज प्रेफरेबली ग्रोन बाय यूजिंग, कि इस लेयर को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी प्रोसेस होती है। सीमॉस आप लोग जानते हैं कि सीमॉस को अगर मैं लिखूं भी तो ये जनरली क्या होता है स्टूडेंट, आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं भी तो ये जनरली क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मॉस डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, सीमॉस रिप्रेजेंट करता है। सीमॉस की बात अगर हम करते भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं यहाँ पर लेकर भी चलता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है आपका, इस सर्किट में आप लोगों का एनमॉस और पीमॉस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक एनमॉस लगा हुआ होता है और एक क्या लगा हुआ होता है आपका, पीमॉस लगा हुआ होता है। अच्छा, दोनों मॉसफेट के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनता है, मैं अक्सर पूछता भी है कि सीमॉस का जो बेसिक सर्किट होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सीमॉस का जो बेसिक सर्किट होता है वो किस तरह से काम करता है, आपका एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। इन्वर्टर कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि जैसे नॉट गेट होता है, आप इनपुट लो देंगे तो आउटपुट हाई आएगा, आउटपुट हाई इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो आएगा, मतलब रिवर्स आउटपुट आपका निकल कर आता है। तो ये बेसिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सीमॉस का होता है। अब सीमॉस में बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि थिन गेट ऑक्साइड की लेयर जो हम लोग बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं। अब एक बात देखिए, जो पतली परत हम लोग गेट ऑक्साइड की बनाते हैं ये एक प्रकार की कैसे लेयर होती है स्टूडेंट आप लोगों की, इंसुलेटिंग लेयर होती है, जो हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी बनाते भी हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का लेयर होता है आप लोगों का, इंसुलेटिंग लेयर होता है। अब इंसुलेटिंग लेयर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका, कि अगर ये एक इंसुलेटिंग लेयर है, ये एक इंसुलेटिंग लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बनी किसकी होती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये भी आपको याद होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर बनी हुई होती है। और सिर्फ किस चीज के लिए ये बनाई जाती है स्टूडेंट आप लोगों का, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक इंसुलेटिंग लेयर को दिखाने के लिए, ताकि मेटल और सेमीकंडक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको देखते हैं। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ कि थिन गेट ऑक्साइड जो होता है सीमॉस के लिए, ठीक है, उसे किस मेथड से बनाया जाता है। तो इसको जो बनाने का मेथड होता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ पर दो प्रोसेस, मतलब दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। भाई आपको सिंपल नाम से ही देखना है कि O2 का मतलब क्या है, कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड लेयर बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पर हमें जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ, ऑक्सीडेशन को अगर मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन जनरली लेकर चल रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं होता स्टूडेंट, सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जनरली क्या होती है स्टूडेंट, आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ठीक है, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये करते किससे हैं, ये भी बात याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को बनाने का काम प्रॉपर यहाँ से करता है। कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट आपका, यहाँ से अगर मैं जनरली लेकर भी चलूँ कि ऑक्साइड लेयर को बनाते हैं, और बनाते किससे हैं हम लोग, सिलिकॉन से क्या करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को बनाने का काम करता है। अगर मैं जनरल बात करूँ भी, जनरली अगर हम लेकर भी चलें तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होता है। अब बात आती है कि जनरली ऑक्सीडेशन जो किया जाता है स्टूडेंट आपका, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है आपकी, इसके लिए भी बेसिक बात याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट आपका, ये दो प्रकार का जनरली होता है, जो नाम आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब दो टाइप का जो ऑक्सीडेशन होता है ये कौन कौन सा होता है स्टूडेंट आपका, सबसे पहला इसमें आता है स्टूडेंट आपका ड्राई ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ कि ड्राई ऑक्सीडेशन होता है, और इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है स्टूडेंट आपका, वेट ऑक्सीडेशन। या आप देख भी सकते हैं कि ड्राई ऑक्सीडेशन और वेट ऑक्सीडेशन, ठीक है, दो तरह का हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसे अगर मैं जनरली लेकर भी चलूँ स्टूडेंट हमारे पास, तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन है वो होता है आपका ड्राई ऑक्सीडेशन, और वहीं दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है आप लोगों का वेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट ड्राई ऑक्सीडेशन मतलब सूखा, तो ये हमारा किस तरह से प्रोसेस होती है स्टूडेंट,
ड्राई ऑक्सीडेशन होती है स्टूडेंट आप लोगों की प्योर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ से अगर हम लेकर भी चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन होता है। जबकि वेट के केस में अगर हम देखकर चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, आपका स्टीम की फॉर्म में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, अरे पहला क्वेश्चन है अभी बनवाया हुआ है, सर्किट भी पहले बनवाया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं बनाया, प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा, बनवाया हुआ है प्रॉपर। चलिए तो यहाँ से हमने क्या कहा स्टूडेंट, बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, अभी जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमें ऑक्सीडेशन की बात पूछी है स्टूडेंट आप लोगों की कि थिन गेट ऑक्साइड लेयर को बनाने के लिए, ये तो बात निकल के आ गई कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। मुद्दे की बात आती है स्टूडेंट आपकी कि किस प्रकार के ऑक्सीडेशन को यहाँ पर किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके सीमॉस के केस में अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो जो हम लोग ऑक्सीडेशन यूज करते हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, आपका ड्राई ऑक्सीडेशन होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। तो बेसिक बातें आपके ऑक्सीडेशन के बारे में और आपका किस तरह से सीमॉस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इस क्वेश्चन में निकल कर आई। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पढ़ें जरा। हर एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, बताई हुई चीजें हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या लिख रहा है, वोल्टेज लेवल फॉर अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट आपका, यहाँ से बात कर रहा है कि एक नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के लिए जो वोल्टेज लेवल होता है या वोल्टेज लेवल्स जो होते हैं वो किस तरह से होता है। हमने आपको एक बात बताई भी थी कि दो तरह के डिजिटल लॉजिक चलते हैं, कि कभी भी डिजिटल सर्किट की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, डिजिटल लॉजिक को अगर हम लेकर चलते हैं तो ये बात आपको जनरली बताई भी गई थी, पढ़ाई भी गई है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है ध्यान से सुनिएगा कि डिजिटल लॉजिक्स की अगर मैं बात करता भी हूँ स्टूडेंट, तो डिजिटल लॉजिक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अपने पास दो तरह का डिजिटल लॉजिक होता है। ठीक है, अब ये दो डिजिटल लॉजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, दो डिजिटल लॉजिक्स को अगर हम लेकर भी चलते हैं, पहला डिजिटल लॉजिक आता है आपका सॉरी पहला डिजिटल लॉजिक आता है स्टूडेंट पॉजिटिव डिजिटल लॉजिक। सेकंड यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाता है स्टूडेंट आपका नेगेटिव डिजिटल लॉजिक। दोनों में अंतर कहाँ पर आता है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, इस बात को देखते हैं। पॉजिटिव लॉजिक और डिजिटल नेगेटिव डिजिटल लॉजिक को अगर हम देखते हैं, पॉजिटिव में क्या कहा था स्टूडेंट आप लोगों का कि दो तरह की वैल्यूज हमारे पास है, दो तरह का लेवल। भाई डिजिटल सिग्नल है तो दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। थ्योरेटिकली अगर कहूँ तो या तो हाई होगा या फिर लो होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो हाई रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका जो हाई होता है, इसका मतलब लॉजिक वन को, और लो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आपका जो वैल्यू लो होती है, इट मीन्स लॉजिक जीरो को। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे आती है। वहीं अगर मैं नेगेटिव लॉजिक की बात करता हूँ, नेगेटिव लॉजिक को अगर मैं लेकर चलता हूँ तो नेगेटिव लॉजिक के केस को जब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी सेम बात कही कि दो वैल्यूज हमारे पास डिजिटल सर्किट में होती है, एक होती है हाई और एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का लो। ठीक है, तो हाई वैल्यू जो होती है स्टूडेंट आपकी वो लॉजिक जीरो को दिखाती है, जबकि जो लो वैल्यू होती है या लो वोल्टेज लेवल होगा वो लॉजिक वन को दिखाता है। तो अंतर सिर्फ इतना आता है कि पॉजिटिव लॉजिक के केस में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, और नेगेटिव लॉजिक के केस में जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये तो बात आई कॉन्सेप्ट की कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिटल लॉजिक क्या होता है। अब यहाँ स्टेटमेंट पर मैं आता हूँ स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम मस्ट नेसेसरली बी पॉजिटिव, कि वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास वैल्यू ज्यादा और कम होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, बस दोनों वैल्यूज में एक वैल्यू मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, इसने क्या लिखा है कि मस्ट लिखा है और क्या कहा आपका कि पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, मस्ट नेसेसरली नेगेटिव। फिर से वही बात आ गई कि सिर्फ नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, मैंने कहा भी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कुड भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि नेगेटिव हो और हो सकता है आपका पॉजिटिव हो, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती हो। इवन यही सेम क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव लॉजिक के लिए भी होता तब भी आंसर ऑप्शन सी आता, मतलब गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। लास्ट लिख रहे स्टूडेंट आपका मस्ट नेसेसरली भी आइदर जीरो और -5। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यही दो लेवल हो सकते हैं, कुछ भी वोल्टेज लेवल हो सकता है। ठीक है, आपका दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, दोनों आपका यहाँ से जीरो या पॉजिटिव या जीरो या नेगेटिव कुछ भी कंडीशन बन सकता है।
तो यहाँ जो आंसर आना है स्टूडेंट आप लोगों का, जनरल आंसर अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं तो दैट इज ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए कमेंट में लिखें, अगर कमेंट ऊपर चले जाए दोबारा लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए और आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नल। हमें सही वाला स्टेटमेंट बताना है सबसे पहली बात, और किसके लिए बताना है, डिजिटल सिग्नल के लिए। तो दो बातें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले में पढ़नी है, कि आपको सही वाली बात को पहचानना है, गलत वाले को पहचानना है, और दूसरी बात किसके लिए पहचानना है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू या इट इज डिस्क्रीट। बिल्कुल सही बात है, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर मैं एनालॉग की बात करता हूं तो एनालॉग को जब हमने सिग्नल को भी देखा है, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल इस प्रकार का सिग्नल होता है, यहां से अगर मैं लेकर भी चलूं कि आप दो पीक वैल्यूज के बीच में देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल दिखेगा। ठीक है, वहीं अगर आप डिजिटल की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप डिजिटल को लेकर चलते हैं तो यहाँ फिक्स है कि दो ही वैल्यूज आपको देखनी है, या तो हाई या फिर लो। दो एम्पलीट्यूड लेवल के अलावा कोई तीसरा एम्पलीट्यूड लेवल नहीं होता है, तो मतलब डिस्क्रीट वैल्यू अलग अलग वैल्यू होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। दूसरा लिख रहा है स्टूडेंट आपका इट है या इट यूजुअली हैज टू लेवल्स, कि इसमें यूजुअली कितने लेवल होते हैं, दो लेवल होते हैं, और वो दो लेवल कौन से होते हैं, एक लेवल आपका हाई होता है और एक लेवल क्या होता है आपका लो होता है। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, जीरो के रेफरेंस में हो, कुछ भी हो सकता है, पर होंगे सिर्फ दो ही वोल्टेज लेवल। आगे लिखा भी है कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड वन, की जिनको हम जीरो और वन के टर्म्स में रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हमें करेक्ट वाली बात बतानी थी और दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का बोथ फर्स्ट और सेकंड अपने पास यहाँ पर कैसे हैं, राइट हैं, सही हैं। तो आंसर जो आना है दैट इज ऑप्शन बी आना है, कि दोनों दिए हुए स्टेटमेंट आपके सही हैं। भाई जहाँ पर डाउट लग रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, गलत से ही जैसा भी आ रहा है आंसर जरूर दें। Which amplifier is primarily used in emitter coupled logic configuration for digital operation। ठीक है, एमीटर कपल्ड लॉजिक की बात की है कि किस एम्पलीफायर को हम लोग प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से प्रयोग करते हैं एक एमीटर कपल्ड लॉजिक में। एमीटर कपल्ड लॉजिक की अगर मैं बात भी करता हूँ, एमीटर कपल्ड लॉजिक को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये कौन सा सर्किट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ईसीएल सर्किट होता है। एमीटर कपल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, ईसीएल होता है। ईसीएल से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, वो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि ये सारे लॉजिक फैमिली में सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली माना जाता है। ठीक है, और क्यों माना जाता है स्टूडेंट आपका, कारण है इसका कि यहाँ पर जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो सारी लॉजिक फैमिली में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके लिए जो आपको याद भी रखना है कि सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। अच्छा, इसका प्रोपेगेशन डिले कम होने का जो कारण होता है वो क्या है आपका, कि ये एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट आपका, यहीं से अगर मैं लिखूं भी तो ये एक प्रकार का क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली होता है। ठीक है, ये कैसी लॉजिक फैमिली स्टूडेंट आपकी, नॉन सैचुरेटेड, मतलब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर वर्क करता है वो एक्टिव और कट ऑफ रीजन में करता है, सैचुरेशन में नहीं जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर का टाइमिंग होता है, जो आपका डिले आती है वो किस वजह से आती है, कि जहां वो सैचुरेशन में गया तो सैचुरेशन से फिर वो कट ऑफ में आने में काफी टाइम लेता है। तो यहाँ बात की है स्टूडेंट आपकी कि प्राइमरली हम किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, किस एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, तो वो है स्टूडेंट हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। कि जनरली जिस एम्पलीफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन सा एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट आपका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। मैं आपको सर्किट यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि एमीटर कपल्ड लॉजिक कुछ इस प्रकार से होता है। आप इस सर्किट को भी ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ अगर आप बात भी करेंगे, एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है, दोनों एनपीएन है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख भी रहा होगा स्टूडेंट कि अगर आप जनरल सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से ऐसे लेकर भी चलता हूँ तो आप लोगों को ये सर्किट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कौन सा एम्पलीफायर है स्टूडेंट आपका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि ये हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो कौन सा एम्पलीफायर है स्टूडेंट, हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है, कि दिस इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, यहाँ अगर आप लेकर भी चलेंगे कि दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसे यहाँ तक सर्किट को लेकर चला था नॉर है, इसके आगे एक और ट्रांजिस्टर सर्किट लगाओगे तो नॉट गेट का काम करेगा, यही क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा।
इसका बेसिक सर्किट नॉर या और की तरह भी यूज होता है। ये जनरल सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट आप लोगों का ईसीएल सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज होता है। तो यहाँ आंसर जो था दैट इज ऑप्शन बी था कि हमारा एमीटर कपल लॉजिक में हम जिसे यूज करते हैं वो कौन है, आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। चलो आगे बढ़े और आंसर दीजिएगा। कोशिश जरूर करें आंसर देने की, गलत सही आधा जितना भी आपको समझ आ रहा है, पर क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर जरूर दीजिएगा। अपने आप को चेक करिएगा कि आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं। ऑप्शन बी, गुड मॉर्निंग जी। ऑप्शन बी की तरफ दो स्टूडेंट जा रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या पूछा है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी चीज़ें निकलती हैं, जब भी डिवाइसेस आते हैं, वो सीरीज में आती हैं। ठीक है, सीरीज कहने का मतलब आपका कि उससे लिंक्ड एक मतलब चेन सी चलती है कि थोड़ा कुछ एडवांसमेंट होगा तो उसी सीरीज का कुछ आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से डिवाइसेस निकल कर आते हैं। तो आईसीज भी आपकी सेम पैटर्न पर निकल कर आती हैं, आईसीज भी सेम पैटर्न पर बनती हैं। यहाँ मुझे लिखा है टीटीएल आईसी के लिए जो, और टीटीएल आईसी का सीरीज दिया हुआ है कि 54XX सीरीज की बात की है। ठीक है, डबल एक्स आपकी यहाँ पर वैल्यूज होती हैं जो आपकी 0 1 कांस्टेंट वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज होंगी। देखें, इस आईसी नंबर के लिए पूछ रहा है कि ये किस टेम्परेचर रेंज को रिप्रेजेंट करता है, किस टेम्परेचर रेंज में ये प्रयोग होता है। मैं सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, टीटीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है स्टूडेंट आपका ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, टीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, कि ये एक क्या है स्टूडेंट आप लोगों का ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर या टीटीएल की फुल फॉर्म अगर मैं कहता हूँ तो ये जनरली क्या निकल कर आती है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक निकल कर आती है। दूसरी बात, हमें कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि ऐसा कौन सा लॉजिक फैमिली है जो सिर्फ ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात भी करता हूँ तो सिर्फ ट्रांजिस्टर से ये सर्किट, टीटीएल का सर्किट बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात पर अगर मैं यहीं से बढ़ता हूँ स्टूडेंट, तो हमने कहा भी यहाँ से कि ये एक प्रकार का कैसा लॉजिक फैमिली होता है स्टूडेंट, आपका सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली होता है। ठीक है, अच्छा सैचुरेटेड में भी अगर थोड़ा सा और लेकर चलूं तो सैचुरेटेड में भी ये कैसा लॉजिक फैमिली होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक प्रकार का बाइपोलर लॉजिक फैमिली है। बाइपोलर कहने का मतलब है कि सर्किट जो बनेगा इसका, ठीक है, बाइपोलर कौन से होते हैं, जो ट्रांजिस्टर या फिर डायोड की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से अगर मैं जनरल बात करता हूँ 54XX क्वेश्चन पर अब अपने आता हूँ कि 54XX सीरीज की बात की थी स्टूडेंट आपका कि ये जो सीरीज का टीटीएल होता है, ठीक है, 54XX ये जो सीरीज का टीटीएल है स्टूडेंट आपका, इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज होती है, या आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है स्टूडेंट आपकी, ये इसके लिए जनरली कितनी होती है, -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप लोगों का ये आ जाती है आपकी 125 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, किस रेंज को या इस वैल्यूज को अगर हम जनरली देखते भी हैं तो ये कितना होता है आप लोगों का, -55 डिग्री सेल्सियस से और 125 से +125 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी तरह से एक और सीरीज है स्टूडेंट हमारी टीटीएल की ही जो ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, वो है स्टूडेंट आप लोगों का 74XX। ठीक है, कि ये सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपको, तो इसी प्रकार से हमारी एक और सीरीज है हमारी टीटीएल लॉजिक फैमिली की जो यहाँ यूज होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर मैं टेम्परेचर रेंज की बात करता हूँ तो टेम्परेचर रेंज जो इसके लिए निकल कर आती है हमें ऑप्शन में भी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास कितनी आती है स्टूडेंट आप लोगों की, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप लोगों का 70 डिग्री सेल्सियस तक इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, तो ये दो आप लोगों के टीटीएल सीरीज के आईसीज हैं जो आपको प्रॉपर याद भी रखनी है। यहाँ क्वेश्चन 54XX पर था तो आंसर हमारा क्या निकल कर आना है, अगर आप जनरली देखेंगे भी तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -55 डिग्री से 125 डिग्री तक होती है। ठीक है, हाँ, ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर पर वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये ऐसा किसने कहा है, किसने कहा है ऐसा, या कहीं लिखा हुआ देखा है, अगर देखा हो तो मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजिएगा एक बार।
ठीक है। हाँ, टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करने की कोशिश करें। आप 100 में से 80 क्वेश्चन करो भले ही, पर 80 में से 80 के 80 सही होने चाहिए। आप 100 में से 100 कर रहे हैं और उसमें से 70 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भले क्वेश्चन कम कर रहे हो अभी, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, विच लॉजिक फैमिली इज फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। अरे चचा, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। ठीक है, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो हमारी फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली होती है, अभी तो बताया मैंने कौन सी होती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहते हैं, देख भी सकते हो आप, 2 एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली की बात करता है स्टूडेंट आप लोगों का, तो सीधा आंसर आपका क्या आता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक होता है। ईसीएल लॉजिक फैमिली क्या होती है स्टूडेंट, हमारी फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली में कही जाती है। इसको फास्टेस्ट कहने का कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि क्या होता है, एक तो नॉन सैचुरेटेड है, सैचुरेशन में नहीं जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और नहीं जाता है तो इसीलिए इसके लिए जो प्रोपेगेशन डिले होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, आपका सबसे कम होता है। ठीक है, अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ ईसीएल लॉजिक फैमिली के लिए, तो ये जो वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट आपकी अप्रोक्सीमेट अगर मैं लेकर चलता हूं तो आपके पास 1 से लेकर 4 नैनो सेकेंड तक इसके लिए प्रोपेगेशन डिले होता है। कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी, 1 से लेकर 4 नैनो सेकेंड तक होती है। और वैल्यूज को मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं टीटीएल के लिए यही बात करता हूं स्टूडेंट आपका, तो टीटीएल लॉजिक फैमिली के लिए यही वैल्यू हमारी लगभग 9 से 12 नैनो सेकेंड होती है। ठीक है, कि ये अगर मैं लेकर भी चलूँ, क्या है ये, देखें यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ स्टूडेंट आपका, 9 से लेकर 12 नैनो सेकेंड तक है, नैनो सेकेंड तक ये वैल्यू होती है। ठीक है, कि 9 से लेकर 12 नैनो सेकेंड तक ये वैल्यू निकल कर आती है। इसी तरह से अगर मैं सीमॉस लॉजिक फैमिली की बात करता हूँ स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो होता है, तो इसके लिए अगर हम लेकर चलें तो इसके लिए डिले हाई होता है। अलग एडवांटेज इसके होते हैं, पर अगर मैं प्रोपेगेशन डिले की बात करूं तो लगभग हमारी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 70 नैनो सेकेंड निकल कर आती है, 70 नैनो सेकेंड के लगभग होती है। और वहीं अगर मैं डिटेल की बात करता हूँ, ठीक है, डिटेल होता है स्टूडेंट आपका डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो डिटेल के लिए यही वैल्यू हमारे पास लगभग कितनी होती है स्टूडेंट आपकी, 30 नैनो सेकेंड होती है, 30 नैनो सेकेंड होती है। ठीक है, हाँ देखेगा। तो यहाँ अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ स्टूडेंट, तो मैंने हर एक के लिए वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, एक बात और देखिएगा कि सीमॉस लॉजिक फैमिली से रिलेटेड भी एक जनरल क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है, आगे आएगा भी वैसे, पर यहीं पर डिक्टेट कर देता हूँ कि सीमॉस के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक इसका मेजर ड्रॉबैक है कि यहाँ प्रोपेगेशन डिले बहुत ज़्यादा होता है, बट कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर मैं एडवांटेज की तरफ भी जाऊँ तो इस डिवाइस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा नंबर सबसे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आप लोगों का लोएस्ट पावर कंजप्शन होता है, कि सबसे कम पावर कंजप्शन जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो सीमॉस लॉजिक फैमिली में ही होता है। ठीक है, दूसरा नंबर के फायदे की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, सारे लॉजिक फैमिली में सबसे ज़्यादा जो फैन आउट आता है वो इसी लॉजिक फैमिली का होता है। फैन आउट कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स आप इसके आउटपुट से कितने डिराइव कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा फैन आउट हमारे सीमॉस का होता है। तो ये दो हमारे पास के स्टूडेंट अगर आप यहाँ से लेकर भी चलेंगे, कि इन दोनों की अगर मैं बात करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लेकर चलते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपके सीमॉस के एज अ एडवांटेज काउंट होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेजर एडवांटेज काउंट होते हैं। वहीं अगर मैं प्रोपेगेशन डिले की बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट हमारा एज अ ड्रॉबैक काउंट होता है, कि ये एक सीमॉस की क्या होती है, कमी होती है। कि यहाँ पर अगर मैं जनरली बात करूं कि प्रोपेगेशन डिले कैसा होता है आप लोगों का, कम होता है। तो सीमॉस से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार रखें आगे के लिए। बाकी आंसर जो आना था दैट इज ऑप्शन ए था, हो जाएगा। चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन और आंसर दीजिए। देखो आगे ना क्वेश्चन, किस लॉजिक फैमिली के लिए, वही क्वेश्चन आगे जो अभी हम लोग कह भी रहे थे, किस लॉजिक फैमिली के लिए मिनिमम इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन होता है, कि इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन जो होता है आपका वो सबसे कम किसके लिए होता है, सीमॉस के लिए। अच्छा, जिनको फुल फॉर्म नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिएगा। सीमॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। अच्छा, कोई सोच रहा होगा डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो डीसीटीएल होता है, हाँ डीटीएल नहीं होता है। ईसीएल होता है स्टूडेंट आपका एमीटर कपल लॉजिक।
तो मैंने वैसे तो थ्योरेटिकली अभी बताया भी था आप लोगों को कि जो मिनिमम पावर कंजप्शन होता है, या अगर मैं जनरल बात करूं कि सबसे कम जो पावर डिसिपेशन होता है सारी लॉजिक फैमिली में, वो सीमॉस में ही होता है। ठीक है। और अगर मैं वैल्यू की भी बात करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं जनरल वैल्यू को भी लेकर चलता हूँ, तो ये वैल्यू लगभग जो निकल कर आती है स्टूडेंट सीमॉस के लिए, अगर हम जनरली लेकर चल रहे हैं, ये आप लोगों का, अगर हम बेसिक बात में करते हैं तो जीरो से लेकर स्टूडेंट आप लोगों की 0.01 मिली सेकेंड ओ पावर डिसिपेशन है, तो मिली वॉट के लगभग होता है। ठीक है। यहाँ अगर हम जनरल बात भी करते हैं, अगर हम पावर डिसिपेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्टूडेंट, आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, कि लगभग जो हमारी वैल्यू आती है स्टूडेंट आप लोगों की कुछ ऐसे निकल कर आती है। ठीक है। वहीं अगर मैं टीटीएल के लिए बात करता हूँ स्टूडेंट, आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक को अगर मैं लेकर चलता हूँ, तो जो लगभग वैल्यू आती है आपकी वो 10 से लेकर आपकी 22 मिली वॉट तक आती है, कि यहाँ जो वैल्यू होती है वो लगभग कुछ इतना होता है। ठीक है। अगर मैं टीटीएल के लिए बात करता हूँ, तीसरा लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका डीटीएल, तो डीटीएल के लिए लगभग अगर आप देखते हैं तो डीटीएल के लिए जो पावर डिसिपेशन लगभग आपका निकल कर आता है वो आपका 8 to 12 मिली वॉट निकल कर आता है, कि 8 से लेकर 12 मिली वॉट के लगभग ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। वहीं अगर मैं ईसीएल की बात करता हूँ, ईसीएल को अगर मैं देखता हूँ तो 40 से लेकर 55, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ कि 40 से लेकर आप लोगों का 55 मिली वॉट तक ये वैल्यू लगभग होती है। ये अप्रोक्सीमेट कितना निकल कर आता है आप लोगों का, 40 से लेकर 55 मिली वॉट तक निकल कर आता है। तो सारी वैल्यूज आप लोगों के सामने पर है। सबसे कम जो पावर कंजप्शन होता है, डिसिपेशन होता है, वो हमारा सीमॉस लॉजिक फैमिली में होता है। तो ये ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाना। सही है इतना। चलिए, ये वैल्यूज याद भी रखनी है आप लोगों को, हाँ, नहीं तो थ्योरेटिकली तो क्वेश्चंस को जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली पूछता है। पढ़िए क्वेश्चन को और जरा आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी लॉजिक फैमिलीज हैज द हाईएस्ट फैन आउट। तो ये भी बात मैंने थ्योरेटिकली आप लोगों को लिखाई थी कि हाईएस्ट फैन आउट किस केस में होता है स्टूडेंट। आपको दो ही तो फायदे थे, एक पावर डिसिपेशन कम था और एक फैन आउट सबसे ज्यादा था। तो वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में। ठीक है। आप फैन आउट की बात भी करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी अगर मैं लेकर चलता हूँ एक एक वैल्यूज के लिए, अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं टीटीएल के लिए देखोगे स्टूडेंट आपका, तो फैन आउट जो लगभग आता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए, वो लगभग कितना होता है स्टूडेंट आप लोगों का 10 होता है, कि आप 10 मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं सीमॉस के लिए अगर मैं फैन आउट की बात करता हूँ स्टूडेंट आपका, तो लगभग आपका 50 से ज्यादा अप्रोक्सीमेट, वैसे 250 प्लस कहा जाता है, कि 250 से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ईसीएल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, एमीटर कपल्ड लॉजिक के लिए अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपका, तो फैन आउट जो लगभग होता है वो कितना होता है, 25 होता है, 25 के लगभग आपकी वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है। बाकी शॉर्ट की टीटीएल के लिए एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी याद नहीं है मुझे कि एग्जैक्ट कितना होता है, बट आप लोग देख सकते हैं, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये तीन वैल्यूज मैंने लगभग आपको फिर भी लिखा दी है कि सीमॉस के लिए जो होता है स्टूडेंट आपका वो कितना होता है, 50 से ज़्यादा होता है नॉर्मली। आपको चाहे बुक्स में चाहे एग्जाम्स में हो, या प्रैक्टिकल वैल्यू की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो ये लगभग वैल्यू आप लोगों की 250 प्लस निकल कर आती है। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी, कि हाईएस्ट कितना होता है स्टूडेंट आप लोगों का, 50 से ज़्यादा, और किसके लिए होता है, सीमॉस के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सीमॉस लॉजिक फैमिली यूजेस ओनली। सीमॉस की बात हमने की थी, थियोरेटिकल बातें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। यहाँ अगर मैं इसके सर्किट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ सर्किट इसका होता है स्टूडेंट। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ इसका सर्किट अरेंजमेंट की, जिसको हमने कहा भी था कि बेसिक सर्किट जो इसका होता है वो एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर है तो सिंगल इनपुट होगा, तो ये एक यहाँ से पीमॉस लग जाता है, और यहीं एक क्या लग जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, एनमॉस लग जाता है। ठीक। यहाँ अगर मैं देखूंगा भी तो ये आ जाता है ड्रेन सप्लाई वोल्टेज। ये अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये आ जाता है आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज। ये आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का इनपुट वोल्टेज। अच्छा, इसमें भी अगर मैं जनरल बात करता हूँ, तो मैंने क्या कहा, ये हमारे पास कौन सा मॉसफेट है, पी मॉस होता है। ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ से लेकर भी चलूँ कि दिस इज पी मॉस, ऐसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो दिस इज एन मॉस। तो पी मॉस और एन मॉस का कॉम्बिनेशन होता है आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास सी मॉस का होता है। तो अब इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि अगर आप इसके जनरल सर्किट अरेंजमेंट को देखेंगे, इसके जनरल सर्किट अरेंजमेंट को लेकर चलते हैं, तो हमें एक बात समझ आती है कि यहाँ सिर्फ कौन यूज होता है, मॉसफेट यूज होता है। वो चाहे पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो।
तो सर्किट जो सिर्फ बनता है वो किससे बनता है स्टूडेंट आप लोगों का, मॉसफेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर निकल कर आना है कि सीमॉस सर्किट जो होता है वो सिर्फ किससे बनता है, मॉसफेट से बनता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो, कहीं पर नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लॉजिक फैमिली के जनरल क्वेश्चन हैं, आप नीचे एग्जामिनेशंस के नाम को देख सकते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल जरूर हो रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है। हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे स्टूडेंट आप लोगों के कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात हमने स्टार्टिंग से की। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, जरा आंसर दीजिएगा। द सर्किट शोन इन द फिगर इज दैट अ लॉजिक गेट ऑफ द फॉलोइंग टाइप। आपको पहचानना है कि नीचे एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, और इस सर्किट को आपको बताना है कि किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पहचानने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा एरो नहीं लगा हुआ है, वो बाई मिस्टेक है वैसे सर्किट में। पर अगर मैं जनरल बात करता हूं तो अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि एन वाली डिवाइस हम लोग लेकर चले। ये ट्रांजिस्टर आपको पहचानना है, एग्जाम में भी यही काम करना। आपने देखा कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है, एरो बाहर को है। यहाँ भी आपने देखा कि ये भी ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है। दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दोनों के लिए अगर मैं जनरल बात यहाँ से करता भी हूँ, मैंने पहली बात यहाँ से क्या कही, इसका अपर नोड आप देखेंगे तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। यहीं लोअर नोड की बात करते हैं तो दोनों के लिए एक तरह से कॉमन है, दोनों ग्राउंडेड है। किसी भी एलिमेंट की या कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जहां दोनों नोड कॉमन वायरिंग से जुड़ी हुई है, तो उस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों कैसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पैरेलल स्विचिंग सर्किट आप लोगों को याद होगा कि पैरेलल स्विचिंग सर्किट किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, आपका और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर स्विचेज या ट्रांजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं स्टूडेंट आपके, तो ये किस लॉजिक ऑपरेशन को दिखाते हैं, और ऑपरेशन को दिखाते हैं। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी इसमें भी और भी बाकी है। वो कैसे है ये देखिएगा कि यहाँ तक तो बात समझ आई कि ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इससे ऊपर अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ आप लोगों का रजिस्टर लगा हुआ है, एक्टिव लोड लगा हुआ है, और ये सप्लाई हमारे पास वीसीसी ऐसे लगी होती है, सर्किट का हल्का सा पार्ट क्लिप्ड है। इस रजिस्टर की वजह से थोड़ा सा कहानी में चेंज आ जाता है स्टूडेंट, कि ये वाला जो रजिस्टर आप लोगों का लगा हुआ होता है स्टूडेंट आपका, इस रजिस्टर या यहाँ एक्टिव लोड कुछ भी आप लगा सकते हैं, इसकी वजह से ये कैसे काम करने लगता है। अगर हम जनरल बात करें भी कि इस सिंगल रजिस्टर की वजह से ये जो ओवरऑल सर्किट होता है ये कैसा काम करने लगता है, कि इन्वर्टर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक तरह से नॉट गेट की तरह काम करने लगता है। नीचे से आपके पास निकल के आया था कि ऑपरेशन कौन सा होना है, और होना है। तो भाई इन दोनों बातों को या कंबाइंड अगर हम लोग करते हैं, तो और के साथ अगर मैं उसको इन्वर्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा नॉर गेट हो जाता है। तो ये जो गिवन सर्किट है स्टूडेंट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बेसिक सर्किट है आप लोगों का वो कौन सा है, आपका नॉर गेट है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी होगा। हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आपके बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो सारे के सारे जो किस पार्ट पर डिपेंड थे आप लोगों के, लॉजिक फैमिली वाला जो पार्ट हमारे पास रहता है एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखें चीज़ों को।